हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनओसी के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं कि फायर एनओसी के जो 2 पार्ट ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, उसमें मैंने डिटेलिंग की थी किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और कहां से एनओसी आपको मिलेगी और क्यों रिक्वायर्ड होती है, किन किन लोगों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से का है कि हमें किस ग्रुप में उस बिल्डिंग को रखकर उसकी एनओसी के लिए हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑक्यूपेंसी टाइप या बिल्डिंग टाइप के हिसाब से, बिल्डिंग ग्रुप के हिसाब से बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसीज और उसका टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये एनओसी का पार्ट 3 है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसीज में हम एनवीसी के हिसाब से, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड या भारतीय निर्माण संहिता, भारतीय भवन संहिता के हिसाब से इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे में। सबसे पहले आता है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नेक्स्ट होता है एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग्स, बिजनेस बिल्डिंग्स, मर्केंटाइल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, स्टोरेज बिल्डिंग्स एंड हैजार्डियस बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स में किस किस तरीके का हमारे पास कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके की बिल्डिंग होती है, किस बिल्डिंग को किस टाइप को हमको कहाँ कौन से ग्रुप में प्लेस करना है, इस वीडियो में ये हम आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि जहां पर लोग रहते हो, जहां पर लोग स्टे कर सकते हो, जहां पर लोगों का अकोमोडेशन हो, उनकी स्टेइंग फैसिलिटी हो, डाइनिंग हो, खाने की फैसिलिटी हो या फिर विदाउट डाइनिंग हो, ऐसी बिल्डिंग्स को हम ग्रुप ए या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में प्लेस करते हैं। इसमें हमारे पास इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6, यानी कि 6 टाइप से हम इसको फिर डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास लॉजिंग और रूम हाउसेस। लॉजिंग और रूम हाउसेस मतलब जहां पर लोग रहते हो, एक छोटा सा स्टेइंग पॉइंट हो और वहां पर कमरे हो और उन कमरों के अंदर लोग रहते हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास 1 और 2 फैमिली प्राइवेट डिविलिंग्स। जैसे हमारे पास जो विलास होते हैं 1 या 2 फैमिली के रहने के लिए, वो हम इस कैटेगरीज में हम उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोरमेट्रीज। डोरमेट्रीज मीन्स एक कॉमन हॉल जहां पर लोग स्टे कर सकते हो और मोर देन 5-6 बेड्स वहां पर एक कॉमन हॉल के अंदर प्लेस किए गए हो, और मल्टी फ्लोर भी हो सकता है और सिंगल फ्लोर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपार्टमेंट हाउस ओब्लिक फ्लैट्स। तो जो फ्लैट्स की जो सोसाइटी होती है, हाई राइजिंग सोसाइटीज होती हैं, उन सोसाइटीज को भी इसी ग्रुप के अंदर, यानी कि ग्रुप ए के अंदर रख करके ही उसकी एनओसी को हम ले सकते हैं। तो अपार्टमेंट मीन्स आपने देखे होंगे कि जैसे जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, उन फ्लैट्स वाली बिल्डिंग को हम इस ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं होटल्स। होटल्स मीन्स ऐसे होटल जो जहां पर लोग जाकर के स्टे कर सकते हो, रह सकते हो, ऐसे होटल्स को हम इस ग्रुप में रखते हैं। अब इन होटल्स को भी हम फर्दर 2 टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे होटल्स और स्टार्ड होटल्स। मींस ऐसे होटल जैसे आपने सुना होगा 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, तो उनको एक पर्टिकुलर A6 कैटेगरी में डिफाइन करके हम एनओसी उसकी कराते हैं। रीजन ये है कि वहां पर आपको स्विमिंग पूल और स्पास और बहुत सारी ऐसी उसके अंदर फैसिलिटीज होती हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है। तो होटल्स की उस स्टार्ट होटल की कैटेगरीज को हमने होटल स्टार्ट कैटेगरी यानी कि A6 में रख करके हम इसके एनओसी को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्यूपेंसी टाइप ए था, जिसमें हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करी थी। दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉजिंग रूम्स, फैमिली प्राइवेट डिविलिंग्स, डोरमेट्रीज, अपार्टमेंट हाउसेज, होटल्स और स्टार होटल्स, ऐसे होटल्स इसके अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज हो। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप में बी में आती है एजुकेशनल बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग जहां पर जो बिल्डिंग एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई हो, जैसे स्कूल होते हैं और स्मॉल कॉलेजेस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो हमारे सारे के सारे ग्रुप बी में रख करके प्लेस किए जाते हैं। इसके लिए एक और भी चीज है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो नॉट लेस देन 20 होने चाहिए, कि कम से कम 20 स्टूडेंट अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं तब आपको इस एनओसी की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोथ टाइप ऑफ स्कूल एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो डिपेंड करता है इसमें। तो आपके पास हायर सेकेंडरी हो गया और सीनियर सेकेंडरी हो गया, दोनों तरीके की स्कूल्स की कैटेगरी ग्रुप में आपकी प्लेस करी जाती है। ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे आपका ITI कॉलेज हो गया, जैसे आपका ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोई ट्रेनिंग होती है और वहां पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 100 से ज्यादा हो,
तो वो इंस्टीट्यूट भी एजुकेशन पर्पज से अगर यूज होते हैं तो उसको भी हम एजुकेशनल बिल्डिंग्स ग्रुप बी में रखकर एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स ग्रुप सी। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और आपके लीगल इंस्टीट्यूट्स, मतलब जहां पर भी शिक्षा हो, और रेजिडेंशियल भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी जहां पर होती है उसको हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के अंदर रख करके हम कैटेगराइज करते हैं और इस कैटेगरी में रख करके उसके एनओसी के लिए हम अप्लाई करते हैं। इनको हम फिर सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स, और आपके सैनिटोरियाज, कस्टोडियल इंस्टीट्यूट्स, पिनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जहां पर स्टूडेंट पढ़ते हों, रहते हों, कुछ सीखते हों, और बेसिकली जुड़ा हुआ है कि जहां पर रेजिडेंशियल प्लस इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल प्लस एजुकेशनल दोनों एक्टिविटीज एक साथ होंगी तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के अंदर काउंट करेंगे और ग्रुप सी में रखेंगे। दोबारा से बता देता हूं, हमारे ऐसे बिल्डिंग्स या प्रोमाइसेस जिसके अंदर आपके पास एजुकेशनल और रेजिडेंशियल दोनों एक्टिविटीज होंगी, उनको आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स यानी ग्रुप सी के अंदर एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेंबली बिल्डिंग्स। असेंबली बिल्डिंग्स हमारे यानी कि ग्रुप डी की बिल्डिंग, ग्रुप डी में हमने इसको कैटेगराइज किया गया है। असेंबली मींस जैसे आप जान ही रहे होंगे कि जहां पर लोग जो हैं इकट्ठा हो सके, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, ऐसी बिल्डिंग्स को हम असेंबली बिल्डिंग्स कहते हैं। ये मोस्टली जो होती है बिल्डिंग हैविंग ए थ्योरेटिकल और मोशन पिक्चर्स और एनी अदर स्टेजेस ऑफ फिक्स्ड सीट्स फॉर ओवर 1000 पर्सन्स। ऐसी बिल्डिंग जहां पर आपका थिएटर हो सकता है, सिनेमा घर हो सकता है, पिक्चर हॉल हो सकता है, जिसके अंदर 1000 और मोर पीपल बैठ करके या गैदरिंग हो सके, बैठ सके या गैदरिंग भी हो सके। और ऑडिटोरियम होता है आपका इस तरीके का, वो भी इसका आपको असेंबली बिल्डिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरेटिकल पिक्चर वाला हो ही गया। नेक्स्ट आपके पास ऐसा अकोमोडेशन जिसमें मोर देन 300 पर्सन्स एट वंस रहते हों, जिनका सीटिंग अरेंजमेंट भी हो, उसको भी आप असेंबली बिल्डिंग के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो असेंबली बिल्डिंग के अंदर एक कंडीशन और निकल के आई है कि हमारे पास जो पर्सन्स हैं मोर देन 300 होने चाहिए, तो उसी को आप असेंबली बिल्डिंग के अंदर रख करके कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी है। जैसे आप ग्रुप लेवल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके लिए जो है एनओसी की कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी। फायर इक्विपमेंट्स जितने ज्यादा प्लेस करने हैं, क्या क्या प्लेस करना है, उसी तरीके से उसको आगे जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी उनकी कंडीशंस टिपिकल होती चली जाएंगी। तो हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये सोच समझ के कि कौन सी बिल्डिंग को कहां पर रख करके एनओसी लेनी है, किस ग्रुप में रखना है, जिससे हमको फायर की एनओसी इजीली मिल जाए और हमारा जो है फायर नॉर्म्स वो भी पूरे हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसी बिल्डिंग जिनके अंदर मिक्स्ड ऑक्यूपेंसीज हो। मिक्स्ड ऑक्यूपेंसीज मतलब स्टूडेंट्स भी हो, लिविंग भी हो, होटल्स भी हो, शॉपिंग्स भी हो, सिनेमा भी हो, थिएटर भी हो, रेस्टोरेंट भी हो। ऐसी मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी को भी आप असेंबली बिल्डिंग के अंदर काउंट करेंगे। नॉर्मली जैसे कि एक मॉल्स, आप मॉल्स को भी इसी असेंबली बिल्डिंग के अंदर काउंट करके इसकी एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रक्चर एलिवेटेड और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ जैसे पार्किंग है और पार्किंग के साथ साथ कोई रेस्टोरेंट है या कुछ इस तरीके का एरिया जहां पर गैदरिंग हो सकती है, तो ऐसे इस बिल्डिंग को भी हम इसमें ही रखकर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस बिल्डिंग्स, यानी कि ग्रुप ई में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। बिजनेस बिल्डिंग मींस जैसे बैंक्स हो गई, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक ऑफिस आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स के ऑफिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, ये हमारी बिजनेस बिल्डिंग्स के अंदर काउंट होती हैं। लेबोरेटरीज हो गई, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स यानी कि रिसर्च लेबोरेटरीज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, टेस्ट हाउसेस हो गए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो गए, टेलीफोन एक्सचेंजेस हो गए, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो गए जैसे एफएम रेडियो और टीवी स्टेशन हो गए। तो ये सारे हमारे बिजनेस बिल्डिंग के अंदर यानी कि ग्रुप ई के अंदर रख करके हमको इसको अप्लाई करना है और हम इन सारी चीजों को ग्रुप ई के अंदर रखते हैं। तो बिजनेस बिल्डिंग मींस आपके पास नॉर्मली ऐसी चीजें जहां से कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बिजनेस कंडक्ट होता हो, उस बिजनेस के लिए हम उस बिल्डिंग को बिजनेस बिल्डिंग का नाम दे करके ग्रुप ई के अंदर रख करके इसके हम एनओसी लेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप एफ यानी कि मर्केंटाइल बिल्डिंग्स। मर्केंटाइल बिल्डिंग्स यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जिसके अंदर आपके पास शॉप्स हों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों और एरिया इसका अप टू 500 स्क्वायर मीटर है। एरिया या तो अप टू 500 स्क्वायर मीटर है, या दूसरा ऐसी ही शॉप्स, स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों जिनका एरिया मोर देन 500 स्क्वायर मीटर है। तो दोनों के लिए डिफरेंस ये है कि फायर के जो इक्विपमेंट वहां प्लेस होने हैं उनके टाइप्स और उनकी वैरायटी वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जो अंडर 500 है वहां पर कुछ कम इक्विपमेंट प्लेस होंगे, जो मोर 500 स्क्वायर मीटर है वहां पर कुछ ज्यादा इक्विपमेंट प्लेस होंगे। फिर हमारे पास आता है अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स, स्टोरेजेस। तो जो अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स हैं और जिसके अंदर कोई मर्केंटाइल एक्टिविटी होती है उसको हम इस ही कैटेगरी में रख करके, अपना ग्रुप एफ के अंदर रख करके इसकी एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो मोस्टली आप समझ सकते हैं कि शॉप्स और स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए हमारा मर्केंटाइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ग्रुप जी, एच एंड जे। ये तीनों ग्रुप टिपिकल हैं। यहां से इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और इंडस्ट्री के अंदर फायर के जो नॉर्म्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ज्यादा टिपिकल होते चले जाते हैं। तो ग्रुप जी हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हमारे पास जो होता है, इसके अंदर जो इंडस्ट्री होती है आपने देखा होगा, इसके अंदर आपका सिविल वर्क यानी कि आरसीसी की बिल्डिंग या फिर हमारी पीईवी यानी कि स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग, दोनों तरीके की हो सकती है। या हमारे पास कुछ ओपन एरिया और कुछ कवर्ड एरिया, दोनों तरीके का एरिया हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास जो है जैसे इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। पंपिंग स्टेशंस, फ्यूमिगेशन चैम्बर्स, लॉन्ड्रीज बिल्डिंग्स, तो इस गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, डेयरीज, सॉ मिल्स, ऑल मिल्स, शुगर मिल्स वगैरह इसके अंदर हम इसको रखते हैं। ये सारी हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ग्रुप जी के अंदर हम इनको प्लेस करके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हम अपना एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। इन बिल्डिंग को फर्दर ही ऑब्जर्व किया जाता है यूज के हिसाब से, जैसे लो हैजार्डियस बिल्डिंग और फिर मॉडरेट हैजार्ड बिल्डिंग, और नेक्स्ट होता है हाई हैजार्ड इंडस्ट्रीज। लो हैजार्ड इंडस्ट्रीज, मॉडरेट हैजार्ड इंडस्ट्रीज एंड हाई हैजार्ड इंडस्ट्रीज, ये तीन इसकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं जिसको हम G1, G2, G3 कैटेगरीज में रखते हैं। और ये G1, G2, G3 कैटेगरीज सिर्फ यही होते हैं कि फायर के पैरामीटर्स यहाँ पर G1 में कुछ कम होंगे, G2 में कुछ ज्यादा होंगे और G3 में कुछ ज्यादा होंगे। अभी पैरामीटर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, जहां पर मैं ग्रुप जी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि ग्रुप जी के अंदर आपका अगर G1 में बिल्डिंग को प्लेस किया गया है तो कौन सा फायर इक्विपमेंट वहां पर, कौन सा और कितना फायर इक्विपमेंट वहां पर प्लेस होना है। सेम अगर आपका मॉडरेट हैजार्डस इंडस्ट्रीज में इसको प्लेस किया गया है तो आपका कौन सा और कितना इक्विपमेंट वहां पर प्लेस होना है। सेम आपका अगर हाई हैजार्डियस बिल्डिंग में इसको प्लेस किया गया है तो वहां पर आपका कौन सा और कितना इक्विपमेंट प्लेस होना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप एच, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग मींस एक ऐसा स्पेस जहां पर किसी फैक्ट्री का या किसी इंडस्ट्री का आउटपुट या आउटकम्स आकर के प्लेस किया गया हो, या पर जहां पर कोई भी हमने प्रोडक्ट अपना स्टोरेज किया गया हो या स्टोर करके रखा गया हो। तो हमारे पास मोस्टली जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने दिखाया है यहाँ पर कि गुड्स, जहां पर हमारे पास बहुत सारे जो एक्टिविटीज के आउटपुट्स है, प्रोडक्ट्स है, ऐसा गुड्स उसको हम प्लेस करके रख सकते हैं। वेयर और मर्चेंडाइज दोनों तरीके के हो सकते हैं कि आपका जो आपका रिसेबल है, सेलेबल है, स्टोरेबल है, कैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आपके वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, फ्रेट डिपोट्स, ट्रांजिट सेट्स, स्टोर हाउसेज, ट्रक एंड मरीन टर्मिनल्स, गैराजेस, ग्रेन एलिवेटर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो मोस्टली एक स्टोरेज बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिव रीजन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्टोरेज मटेरियल आपका हाई इंफ्लेमेबल और लो इंफ्लेमेबल दोनों हो सकता है। पर बिल्डिंग को किस पर्पज के लिए हमें यूज करना है,
ये हमारे एक सेकंड यहाँ पर प्लेस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी वर्नेबिलिटी होगी ही होगी। तो स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर जो फायर के प्रोडक्ट है या इक्विपमेंट है, बहुत ही देख करके सोच समझ के उसको डिफाइन किए गए हैं और उसी के हिसाब से हमको इसको प्लेस करना चाहिए। तो मोस्टली वेयर हाउसेज जो आपके होते हैं वो, और स्टोरेज हाउसेज, ये दो ही मेन मेजर जो आपके प्रेमाइसेस हैं या मेजर आपकी बिल्डिंग्स हैं जो इसके अंदर रखी जाती हैं और जिनकी एनओसी ग्रुप एच के अंदर रख करके हमको लेनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैजार्डियस बिल्डिंग। हैजार्डियस बिल्डिंग ऐसी इंडस्ट्री, हैजार्डियस इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको अभी इंडस्ट्री के अंदर भी डिफाइन किया गया था, लो हैजार्डियस, मॉडरेट हैजार्डियस एंड हाई हैजार्डियस। यहाँ पर हमारे पास हैजार्डियस बिल्डिंग से इंडस्ट्रीज आ गई जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन भी होता हो, जिसके अंदर आपका वेयर हाउसेस भी होता हो, यानी कि ये आपका ग्रुप जे है जिसके अंदर आपके पास ग्रुप जी और एच दोनों इंक्लूड होते हो, यानी कि इंडस्ट्री और वेयर हाउसिंग दोनों इंक्लूड होते हो, तो आपका हैजार्डियस बिल्डिंग के अंदर रखा जाएगा। जैसे आपके पास एल्कोहल प्लांट हो गया, रिफाइनरीज हो गई, डिस्टलरीज हो गई, शुगर कैन प्रोडक्शन हो गया, और हाई इन्फ्लेमेबल आपके जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गई, एक्सप्लोसिव मटेरियल का कोई प्रोडक्टिव यूनिट अगर आपके पास है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके पास गैस यूनिट हो गई आपकी, कोरेसिव और इटेंट गैसेस इसके अंदर आ जाएंगी। और ये सारी चीजें जो हमने देखा रखा है जहां पर स्पॉन्टेनियस इग्निशन, ऐसी कि जो चीज स्वतः ज्वलनशील हो और उनका इसके अंदर स्टोरेज भी हो, प्रोडक्शन भी हो और मैन्युफैक्चरिंग भी हो। तो ये सारी चीज जो भी जहां पर भी ये चीजें आएंगी वो आपको हैजार्डियस बिल्डिंग के अंदर रख करके कैटेगरी में आपके पास उसकी एनओसी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी शुगर मिल को ले सकते हो, उस शुगर मिल में आपका शुगर केन भी होगा, शुगर केन के बाई प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो वो सारे के सारे वहां पर उसका वेयर हाउस भी होगा। फिर आपका उसका सप्लाई के लिए अलग चेन होगी और उसके बाई प्रोडक्ट्स के हो सकता है आपने कोई सेकंड थर्ड और यूनिट्स भी लगा रखी हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपने डिस्टिलरी प्लेस कर रखा हो तो डिस्टिलरी से फिर आपका अल्कोहल उसका एक बाई प्रोडक्ट और बन जाएगा। आपने जो है ड्राई CO2 प्लांट वहां पर प्लेस कर रखा हो कि ड्राई CO2 वहां पर और प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके से वो एक हैजार्डियस है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर रनिंग इन ए पर्टिकुलर प्रेमाइसेस देन वी कैन प्लेस दैट टाइप ऑफ बिल्डिंग इन हैजार्डियस बिल्डिंग। यानी कि नंबर ऑफ एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई एंड हाई इम्फ्लेमेबल मटेरियल। तो ये सारी चीजें जहां पर एक ही बिल्डिंग या एक ही इंडस्ट्री के अंदर होती हैं उस इंडस्ट्री को हम हाई हैजार्ड या हैजार्डियस बिल्डिंग यानी कि ग्रुप जे के अंदर रख करके कैटेगराइज करते हैं और उसको हम इस कैटेगरी में रखने के बाद एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं और उसी के हिसाब से फायर इक्विपमेंट प्लेस किया जाता है। इक्विपमेंट प्लेस करने के बाद हमारी एनओसी हमको मिलती है। तो आपके पास जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री को कौन सी कैटेगरी में रख के आपको अप्लाई करना है और उसके बाद कौन सा इक्विपमेंट में प्लेस होना है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर आपको एक बिल्डिंग के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सा इक्विपमेंट आपका प्लेस होना है। आप देखते रहिए वीडियोस फायर एनओसी। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।